Hello, my lovely students out there. This is ARK representing Arcanine. Dear CS professional students, important है चैप्टर नंबर 4 ऑफ RCD. बिल्कुल मिस मत करना, बता रहा हूं. यहां से ना 5 to 8 मार्क्स, मतलब 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं गया. आता ही आता है, फिर बता रहे हैं, आता ही आता है, मतलब आएगा ही आएगा. जी हाँ, आप लोग समझो ना यार. फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट एंड आईपीसी. बुक क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स. अरे भाई, तो इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 4 अच्छे से आना चाहिए ऑफ आरसीडी. अगर नहीं आता है तो अब सीख जाएंगे. दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, लगातार मैं आप लोगों को क्लासेस देता आ रहा हूं. अभी रिसेंट क्लास में ही हमने फ्रॉड के बारे में डिस्कस किया है. किसी को वो क्लास नहीं मिला है तो भाई यहां तो थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ही. उसके अलावा याद रखिएगा, सेक्रेटरियल ऑडिट के चैप्टर नंबर 20 में लेटेस्ट अभी डिस्कस किया है. तो मैं उम्मीद कर रहा हूं जो मेरा बच्चा लोग ना कंटिन्यू क्लास अटेंड कर रहा है उसको तो प्रॉब्लम नहीं आना है. जो कर लेंगे भाई, तो करने वाले के लिए यहाँ पर ऊपर बेल का आइकन पर, ऊपर आई बटन पर आप जाइएगा, वहां आपको लिंक मिल जाएगा उस क्लास का. लेकिन फिर भी क्योंकि बताना जरूरी है तो बताऊंगा साथ साथ में. ऑलराइट, चलिए आइए देखते हैं. सो अगर हम बात करें फ्रॉड का, तो इससे पहले देखो थोड़ा सा एक ओवरव्यू है. मैं नहीं कहता कि इसको डिटेल में बहुत पढ़ो, बट एक फटाफट सुन लो. जे ईरानी कमेटी, आप लोगों ने नाम बहुत से सुना होगा. जे ईरानी कमेटी इन 2004 सेंट्रल गवर्नमेंट ने जी हाँ कॉन्स्टिट्यूट करा और ये कहा कि भाई कहीं ना अब टाइम आ गया है कि कंपनीज एक्ट 1956 को रिफॉर्म किया जाए, उसमें अमेंडमेंट्स किए जाएं. और जी हाँ, जे ईरानी कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी. बहुत फेमस कमेटी है, मतलब मुझे इसमें बहुत डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है. मैं बेसिक क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट जो है उसके लिए बेसिक पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं. सो उसने अपनी रिकमेंडेशन दी और रिकमेंडेशंस के अंदर याद रखिएगा और एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी जो यहां कंसीडर की गई. जी देखो वो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन रीड कर रहा हूं. कहता है डेटरेंट्स पेनल्टीज फॉर कंपनीज दैट शो इररिस्पांसिबल बिहेवियर और कंडक्ट फॉरेन एक्टिविटीज. उसकी कई सारी यहां पर याद रखिएगा रिकमेंडेशन से. ये एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी जो आज हमारे चैप्टर की रिक्वायरमेंट है. यह कहा गया कि जो लोग यू नो व्हाट ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मतलब जो इंड्यूस करते हैं, इंड्यूसिंग पर्संस टू इन्वेस्ट मनी शुड बी मोर स्ट्रिंजेंट. किसी को इंड्यूस करने का मतलब सिर्फ इंड्यूस नहीं, फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस. बात समझना मेरी बात ध्यान से. फ्रॉडुलेंटली अगर किसी को इंड्यूस किया जा रहा है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टी का रेगुलेशन होना चाहिए. ऐसे ही कमेटी ने अपनी डिफरेंट यहां पर याद रखिएगा कुछ और भी रिकमेंडेशंस दी. जैसे कमेटी आल्सो फेल्ट दैट such offenses should be a non-compoundable and committee also went ahead in recommended the attachment of the bank accounts backed by the approval of the courts. और ध्यान सुनना, क्यों सरीक बता रहे हैं. अरे भाई सुनो, तुम बहुत ध्यान सुनो एक बात को. इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन आप पहले एक बेस पकड़ लो कि जे ईरानी कमेटी ने इन 2004 जो अपनी रिकमेंडेशन रखी, लेटर ऑन आज हम उसको कंपनीज एक्ट 2013 में पढ़ रहे हैं. क्या कंपनीज एक्ट 2013 के फॉर्म में पढ़ रहे हैं. सो ये पता होना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, फ्रॉड की बात करने वाले हैं अंडर कंपनीज एक्ट, अंडर आईपीसी, तो ये बेसिक पता होना चाहिए कि ये रिकमेंडेशन कहां से आई थी. खास तौर पे जो उस पर एम्फसाइज किया गया जे ईरानी कमेटी ने कहा. अब मैं यहाँ इतना कहूंगा कि एक बार चाहे तो आप पढ़ सकते हैं डिटेल में. जैसे आपने देखा सेक्शन 211 सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की स्टैब्लिशमेंट की, और ये कहा गया कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनकी प्रॉपर तरीके से जी हाँ जांच जो है वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के थ्रू ही होगी. इसके बारे में भी लेटेस्ट क्लासेस में लगातार बताता आ रहा हूं. सो यहां नहीं आगे डिस्कस करने वाला हूं. अब अगर हम बात करें फ्रॉड का, तो अभी हमारा कल वाला ही क्लास के अंदर मैंने फ्रॉड में पूरा एक अलग से ही क्लास रेडी करके दे रखा है. फिर बोल रहा हूं, नहीं मिला है आई बटन पे जाके क्लिक करना, अभी क्लास देख लेना. तो फ्रॉड यहां नहीं वापस डिस्कस करेंगे. कुछ जैसे करें व्हाट इज फ्रॉड, अब यही करने वाली डेफिनेशन क्या कि लॉन्गफुल गेन है किसी को और रॉन्गफुल लॉस है किसी को. यहां पे कह रहा है गेन अनलॉफुल और अनफेयर एडवांटेज, induce other person to part the valuable item or surrender of legal rights or inflict injury in some manner. ये सब डिस्कस किया हुआ है. अब मैं आपको ना क्या कहने वाला हूं, सब कर लिया तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो भाई. इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बातें जो इसमें से इंपॉर्टेंट है चैप्टर से वो निकाल रहा हूं पहले. जैसे कह रहा है इनकॉम्पिटेंस और नेग्लिजेंस इन मैनेजिंग अ बिजनेस और इवन अ रेकलेस वेस्ट ऑफ फर्म एसेट्स, जैसे बाय स्पेकुलेटिंग द स्टॉक मार्केट फॉर एग्जांपल्स, डज नॉट कंस्टिट्यूट एन फ्रॉड. इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात है. और ध्यान सुनना कि भाई अगर आपकी इनकॉम्पिटेंस बोर्ड है, कैसी बोर्ड है, इनकॉम्पिटेंट बोर्ड है, नेग्लिजेंस हुआ है इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, या फिर आपने रेकलेसली डिसीजन लिए जिससे वेस्ट हुई है कंपनी के एसेट्स, याद रखिएगा इन लोगों, इन सारे एक्ट्स को हम लोग फ्रॉड नहीं मान रहे हैं.
बट यस इनवाइट्स लीगल लायबिलिटीज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रेकलेसली डिसीजन लेते जाओ और तुम पे कोई लायबिलिटी भी नहीं लगेगी जी, डायरेक्टर्स आप पर लगेगी। इन सच केसेस इफ द एक्ट ऑफ कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस टू द बिजनेस और मैनिपुलेटिंग द स्टॉक मार्केट इन अटेम्प्ट टू द with clear intention of deceit this amount of financial fraud। but अगर आप हर्षद मेहता बन गए, मतलब सर मतलब ना, अगर आपने आपकी इंटेंशन क्या, डेसिट मतलब धोखा देना, छल करना किसी के साथ में, अगर यही इंटेंशन ही है और इसे फिर यहां जो वर्ड दिया गया क्लियरली क्या माना जाएगा, इट्स इंटेंशन ऑफ डेसिट। क्या करें, इंटेंशन ऑफ डेसिट, ये फाइनेंशियल फ्रॉड बन गया। अब ध्यान से सुनते जाओ मेरी बात, ध्यान से, दो इंपॉर्टेंट बात जो अब बतानी है तुम्हें। संजय से फिर क्या कह रहे थे, अरे सुनो ना, ये बताना उन स्टूडेंट्स को है जो सोए पड़े हैं, उठ नहीं रहे हैं, और फिर 25 अगस्त या 25 फरवरी उठाती है, फिर वो बुरा लगता है आप लोगों को ना। लेट्स अंडरस्टैंड। चलिए फ्रॉड को ध्यान से सुनते हैं, फ्रॉड को फटाफट पकड़ते हैं हम, सिविल में एंड क्रिमिनल। देखो ध्यान सुनना, अगर फ्रॉड हुआ, जैसे फ्रॉड हुआ और वो फ्रॉड जो है कंपनी के इंटरेस्ट को, पर्टिकुलर कंपनी के इंटरेस्ट को हार्म कर गया, जैसे कंपनी के प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ी कर दी, प्रॉफिट गलत तरह से रिप्रेजेंट किया गया जिससे कंपनी को नुकसान हुआ। अब मान लीजिएगा जो नुकसान हुआ, इसमें नुकसान होने वाली पार्टी ने उन फ्रॉडस्टर को कहा कि भाई आई वॉन्ट कॉम्पनसेशन, मुझे क्या लेना देना भाई, तेरे को जेल हो या ना हो, मेरे को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दे। तो ये मैटर कहां चला गया, सिविल। ये छोटी सी बारीक बात है और बड़ी सिंपल से सुन लो, समझ लो, ताकि चैप्टर पढ़ना और इजी हो। ठीक है सर। एक दूसरा तरीका क्या है कि अगर यही फ्रॉड हुआ और ये फ्रॉड का इंपैक्ट कैसा है, इकोनॉमी पर पड़ता है, इकोनॉमी में पड़ा मतलब पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हुआ। क्या हार्म हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हुआ। तो अपने आप सोचो कौन सा बात आ गई, ये क्रिमिनल। ऐसे केस में क्या होगा, कॉम्पनसेशन की बात नहीं होगी, यहां क्या बात होगा, पनिशमेंट। क्या होगा, पनिशमेंट। बहुत सिंपल सी बात है ये। फ्रॉड के अंदर दो तरीके के आप देखिएगा रेमेडीज है, एक सिविल रेमेडी है, एक है रेमेडी जो क्रिमिनल है। मतलब आप देखेंगे एक रेमेडी सीपीसी में है, जब हमने बात किया सीपीसी में, और एक रेमेडी है सीआरपीसी में। बात पकड़ में आ रहा है, जहां कहीं पर भी पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि जो फ्रॉड हुआ, जैसे मान लीजिएगा हर्षद मेहता वाला केस के अंदर क्या हो रहा था, आपने देखा होगा यार, सबने बहुत अच्छे से देखी वेब सीरीज ना, है ना, आजकल बहुत स्मार्ट हो गया बच्चा लोग, सब समझते हैं। एंड अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से कहा जाए, अगर पर्टिकुलर किसी पर्सन को लॉस हुआ है, कंपनी को लॉस हुआ है, कंपनी कह रही है भाई मेरे को तो कॉम्पनसेट कर, तेरे पनिशमेंट से मेरा नुकसान थोड़ा ना भरेगा, तेरे को मान लो, सोच के देखो, प्रैक्टिकल चीज है ना। ऐसे केसेस में जब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का या किसी पर्टिकुलर पर्सन का यहाँ पे लॉस हो रहा है उससे, तो वहां पर वो सिविल रेमेडी डिमांड करेगा और उसमें कॉम्पनसेशन मांगेगा। लेकिन अगर क्रिमिनल है तो ऐसे केसेस में क्या होगा, पब्लिक इंटरेस्ट हार्म होगा। और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होंगी, कौन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, बोलो कौन होंगी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो होंगी, दे विल टेक एक्शन अगेंस्ट सच पर्सन। ये पहली बारीक बात समझानी थी तुमको ध्यान से। अब देखो ध्यान से आओ, फ्रॉड कैन ऑल्सो बी सिविल रॉन्ग, और जैसे विक्टिम कैन मे सू टू फ्रॉड प्रिवेटर टू अवॉइड द फ्रॉड और रिकवर द मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। क्रिमिनल रॉन्ग भी हो सकता है, जहां पे कह रहा है फ्रॉड प्रिवेटर मे बी प्रोसिक्यूटेड एंड इम्प्रिजन्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। इट मे कॉज नो लॉस ऑफ मनी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मे कॉज नो लॉस ऑफ मनी, प्रॉपर्टी, लीगल राइट, बट स्टिल एन एलिमेंट ऑफ अनदर सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग। भले ही उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ, भले ही उससे किसी की प्रॉपर्टी हार्म नहीं हुई, भले ही उससे किसी के लीगल राइट खत्म नहीं हुए, लेकिन सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग अगर दिख रहा है और इंटेंशन टू डिसिट है वहां पर, और कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में यही बात खास है, समझो डिफरेंस अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें हम लोग, जब हम फ्रॉड को, ध्यान सुनना, फ्रॉड को आईपीसी में और फ्रॉड को कंपनीज एक्ट 2013 में देखते हैं, सबसे बड़ा जो मेरे आपको बताऊंगा डिफरेंस देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि आईपीसी में कहता है कि सिर्फ इंटेंशन होना ही क्राइम नहीं हो गया। समझो ध्यान से, इंटेंशन था, और इंटेंशन था मतलब इंटेंशन टू डिसिट, किसी को धोखा, इंटेंशन टू डिसीव, किसी को ठगा, इंटेंशन होना,
और उस इंटेंशन टू डिसीव है उससे सामने वाला ठग गया, मतलब क्या हुआ, एक्ट परफॉर्म हो गया, सामने वाले को नुकसान हो गया, तो ये क्या बना, फ्रॉड अंडर आईपीसी। लेकिन कंपनीज एक्ट ने क्या कहा, और कंपनीज एक्ट ने कहा भी सही है, क्योंकि अगर ऐसी एक्टिविटी हुई, आप कहेंगे सर किसी को नुकसान थोड़ी ना हुआ, नहीं, यहां का इंटेंशन टू डिसिट वेदर और नॉट, वर्ड क्यों यूज किया गया हमने, वेदर और नॉट, जो सामने वाली पार्टी है उसको चाहे कोई रॉन्गफुल गेन हुआ हो या नहीं हुआ हो, या सामने वाली पार्टी को किसी को लीगल राइट उसके या उसको रॉन्गफुल लॉस हुआ हो या ना हुआ हो, बात पकड़ में आ रहा है। सो कंपनीज एक्ट में अगर फ्रॉड को देखोगे तो वो क्या कह रहा है कि चाहे सामने वाले को कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, किसी के राइट्स या किसी की प्रॉपर्टीज डैमेज हुई नहीं हुई, लेकिन इंटेंशन टू डिसिट अगर आ गया तो ऑफ कोर्स, लेकिन आईपीसी कहता है यही इंटेंशन टू डिसिट परफॉर्म भी होना चाहिए, मतलब इससे किसी को नुकसान हो गया हो, बात इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट एक और चीज समझो, इसका मतलब यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब हमने सिविल और दोनों कंडीशन में पढ़ा तो इसलिए इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग वाली बातें मैं कुछ बता रहा हूं, कुछ बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, आओ इसको रीड कर लेते हैं फटाफट से। तो फ्रॉड के बारे में डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आई बटन पे जाओ, अभी कल वाला ही क्लास है, कल का मतलब कल का ही क्लास है, ये तुम आज देख रहे हो कल का क्लास है वो, ठीक है। चलिए आओ, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, किसी को लग रहा हो पेज नंबर 56 है आपकी बुक का, निकाल लो भाई, यहाँ आरसीडी की बुक में ऐसे निकल छुप के क्वेश्चन आते हैं। देखो, फ्रॉड इज मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस इन द एक्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, पर्सनल प्रॉपर्टी एंड इंटेंजिबल प्रॉपर्टी सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड कॉपीराइट्स। इंडियन लॉ अंडर वेरियस स्टैट्यूट्स क्रिमिनलाइज फ्रॉड बट नॉट ऑल केसेस ग्रेजुएट टू लेवल ऑफ क्रिमिनलिटी। प्रोसिक्यूटर्स, याद रखना, थोड़ा सा पूरा पैराग्राफ पढ़ना, ये मत सोच लेना कि भाई आगे बढ़ा दें इसको, देख लेनी, तुम्हारी मर्जी, छोड़ दोगे तो तुम छोड़ोगे ना। प्रोसिक्यूटर्स ऑल्सो हैव डिस्क्रिशन इन डिटरमाइनिंग विद द केस टू परस्यू एंड विच नॉट। Victim may also seek redress in civil courts provided that the fraud conducted does not affect the society at large। बात समझना, विक्टिम जो है जिसके साथ में ऐसा हुआ है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, जिससे चीट हुआ है, याद रखेगा कि वो कहा जा सकता है, कॉम्पनसेशन डिमांड कर सकता है सिविल कोर्ट जाकर। If fraud is carried out a company and adversely affected a profit generation in that company without any way affecting the counter of the economy को इफेक्ट नहीं कर रहा है, so victim might seek under relief under the civil remedy। वहीं अगर क्या होता है, if fraud conducted in the company affects the entire economy altogether, then only way to punish the accused is through the criminal prosecution against the accused under different criminal law statutes including IPC along with the recovery of amount earned through the fraudulent transactions। For instance, in the recent ill-fated, important है ये केस लॉ, इसलिए कह रहे हैं यहां से इसको हाईलाइट कर लो, एग्जाम में आ सकता है। कह रहा है ill-fated Punjab National Bank scam, CBI added charges on criminal breach of trust under section 409 of IPC along with the charges of fraud under section 420 of IPC। दोनों बात रखा गया, ठीक है ना। वहीं अगर बात करें हम लोग अगर सीआरपीसी, जी हाँ, अब आप पता है सब लोगों को अच्छे से, है ना, कि सीआरपीसी क्या है, प्रोसीजरल लॉ। क्या है प्रोसीजरल लॉ, क्या आपने नाम में लिखा हुआ है, उसके क्या लिखा हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो प्रोसीजरल लॉ का मतलब क्या है, जो क्या बताएगा कि भाई कैसे इन्वेस्टिगेशन की जाए, कैसे ट्रायल की जाए, कैसे इंक्वायरी की जाए, ठीक है, समन कैसे इशू किया जाए, प्रोसीजर के बारे में बताता है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स कैसे की जाएंगी इन क्रिमिनल केसेस, वो क्या बता रहा है सीआरपीसी। और सब्सटेंटिव लॉ कौन सा हो गया, जैसे कंपनीज एक्ट, उसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिएगा अगर कोई पर्टिकुलर आपने वायलेशन किया, नॉन कंप्लायंस किया, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, बात पकड़ में आ रहा है। ऐसे ही अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, आईपीसी में पनिशमेंट बता रहा है सब्सटेंटिव, ऑलराइट। सो सीआरपीसी 1973 इज अ प्रोसीजरल लॉ प्रोवाइडिंग द मशीनरी फॉर पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ। सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ यहाँ पे क्या हो गया, आईपीसी, कि मान लीजिएगा चोरी किया तो उसका पनिशमेंट क्या होगा। तो सब्सटेंटिव लॉ क्या बता रहा है कि कोई एक्ट परफॉर्म किया, वो रॉन्गफुल एक्ट है, फ्रॉड है, चीट है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो उसका पनिशमेंट क्या होगा, वो सब्सटेंटिव लॉ में लिखा है। द कोड कंटेन्स एलाबोरेट डिटेल्स प्रोविजन रिगार्डिंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन एवरी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। मतलब हमें सिंपल सा डिस्कस किया, सीआरपीसी में क्या मिलेगा आपको, इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए, ट्रायल कैसे चलेगा, इंक्वायरी कंडक्ट किया जाएगा, समन कैसे भेजा जाएगा, ठीक है। For every offense under the IPC, any other criminal law,
In general, the code does not provide the definition for various terms, rather it only describes the limited terms like complaint क्या होगी, cognizable offense क्या है, warrant cases क्या हैं, which have the interpretation of the code. Further कहता है section 2 clause I, section 2 clause Y of IPC define क्या करता है, कहता है वो जी word जो fraud आप बार बार यहाँ यूज कर रहे हो, मतलब CRPC में fraud का मीनिंग नहीं लिखा हुआ है, ये बात समझेगा. तो कहता है कोड सेज दैट वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज हियर एंड नॉट डिफाइंड बट. अब ये सीआरपीसी का क्या देखो, सेक्शन 2 क्लॉज वाई ऑफ सीआरपीसी क्या कह रहा है, जो वर्ड्स सीआरपीसी में मेंशन किए गए हैं, जो मेंशन किए गए और जिनकी इंटरप्रिटेशन जो वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं लिखा है, उसके लिए क्या रेफर कर रहा है, आईपीसी. Defined in IPC have meaning respectively assigned to them and the code therefore to understand the meaning of fraud and spirit of criminal law one has to recourse the IPC. अब देखो यहीं पर आ गया आईपीसी बगा बगा. अब फ्रॉड की डेफिनेशन आईपीसी में ये अभी सब डिस्कस करता है, इसलिए कह रहा हूं क्लास देखना वाला. अ पर्सन इज सेड टू डू थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज. मतलब साफ साफ लिखा हुआ है लैंग्वेज में, विद इंटेंशन. कोई व्यक्ति कह रहा है a person is said to do thing fraudulently. A person is said to do thing fraudulently. देखो ना, बड़ा कड़ा करके दिखाते हैं, देखो. A person is said to do thing fraudulently if he does thing with intention to defraud. क्या दिमाग में चल रहा है उसके intention, but not otherwise. लैंग्वेज चलती है but not otherwise. Intention अगर नहीं है तो जाके मान लो जी fraud नहीं है फिर वो. Let's understand. Whenever the term fraud or defraud appears in the context of criminal law, two things are automatically to be assumed. First कहता है first is deceit or deceiving someone. पहला क्या है, किसी को धोखा देना. And second is injury to someone because of such deceit. तो दोनों बातें होनी चाहिए. आईपीसी में दोनों बातें satisfied होनी चाहिए for to satisfy the definition of fraud. क्या deceit करना, deceiving क्या है deceit, intention होना और उससे किसी को हार्म भी हो, इंजरी हुआ हो. ठीक है. Now कहता है implication of fraud is found in the following. अब सेक्शन 421 है, 422 है, 423, 424. मतलब अगर हम कहें 421 से अगर हम जाएं 424 तक, तो ये यहाँ पर डिफरेंट इन्होंने implication बताया है फ्रॉड का. जैसे fraudulently रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द क्रेडिटर्स. ये बहुत केस सुने होंगे आपने कि क्या करा, प्रॉपर्टी को कि बीच भाई कल को क्लेम करेंगे क्रेडिटर लोग, तो उससे पहले क्या कर दिया उसने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसी के नाम कर दिया, किसी के नाम कर दिया. या प्रिवेंटिंग डेट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स, या एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग द फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन. अपनी प्रॉपर्टी आपसे नाम नहीं है लेकिन आप क्या कर रहे हो, किसी और की प्रॉपर्टी अपने नाम लगाकर ट्रांसफर कर रहे हो. रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, एक बार फिर से कह दूं, यहां पर मैं बहुत जल्दी बता रहा हूं ना, इतना छोटा छोटा ऐसा नहीं है, बहुत डिटेल टॉपिक है, ये बहुत डिटेल टॉपिक है. एग्जीक्यूटिव के अंदर आईपीसी के सब्जेक्ट के अंदर डिटेल में इनके ऊपर पोस्टमार्टम करके डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी. सो यहां मैं उम्मीद करके ये बोल रहा हूं इतना ऊपर लेवल पे, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग आपको पता होगा. लेकिन किसी को लगता है कि सर ये मुझे नहीं आया इसका पर्टिकुलर मीनिंग, तो आप मेरे को अलग से भेजिए, कहेंगे व्हाट्सएप पर नंबर शो हो रहा है आप लोगों के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं ये बात. ऑलराइट, अब देखो फिर मीनिंग ऑफ अंडर सेक्शन 17 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 17, इसके बारे में भी मैंने बता रहा हूं, अभी कल वाला क्लास में डिस्कस किया है. ठीक है. अब देखो यहां मजे की बात थी, देखो इस 17 से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 17 से बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं. जैसे कहता है, अगर हम यहां देखें, अगर सेक्शन 17 का मतलब यहां पे उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने देखा हुआ है. ठीक है. अब देखो यहां पर आओ. The mere silence as to fact likely to affect the willingness of a person to enter into contact is not a fraud. बात पकड़ना, mere silence. But ऐसा हर बार हो जाएगा? नहीं. Silence to be held as a fraud in circumstances of the case that if duty of the persons keeping silence to speak, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ड्यूटी बनता है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी स्टेटमेंट लिख दिया गया तो जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है. अगर वो साइलेंट हैं, है ना, साइलेंट का मतलब समझ रहे ना, अगर वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं तो ये नहीं मान लिया जाएगा कि भैया ये फ्रॉड नहीं हुआ. उन्हें उनका साइलेंट भी फ्रॉड माना जाएगा अगर कोई स्टेटमेंट रॉन्गफुली या मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एग्जांपल समझ में आया? सो कह रहा है इट इज ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक एंड दिस साइलेंस इज इनसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच. या उसकी साइलेंस को भी क्या मान लिया जाएगा, इक्विवेलेंट टू स्पीच. मतलब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर वो नहीं बताते हैं, डिटेल नहीं बोलते हैं, तब भी वो क्या माना जाएगा, स्पीच के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट.
अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखा है यार, ये मतलब समझ रहे हो ना, ये जब स्टार्ट हो जाता है, जब आप एंट्रेंस देना स्टार्ट करते हैं ना सीएस का, तब से स्टार्ट हो जाती है ये चीजें। एनीवेज, अब जुडिशियल व्यू क्या, देखो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उसके बारे में सीधा यहाँ कंक्लूजन पे आता हूँ। देखो ये फास्ट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि फ्रॉड पे हमने डिस्कस किया है, मैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसी बुक के अंदर, उन पे लेके जाना चाहता हूं आपको। इंडियन लॉ पेनल ऑफेंस फॉर फ्रॉड, डिमांड फॉर सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन, ट्विंग एलिमेंट्स, इंटेंट, ऑफ कोर्स ये बात होनी चाहिए, भी डिस्कस किया था। इंटेंट टू डिसीव अनदर एंड इंटेंट टू कॉज बाय डिसेप्शन इंजरी टू समवन, मतलब ये दो बातें होनी चाहिए। मैंने अभी क्या कहा, आईपीसी में कहा जा रहा है इंटेंशन होना ही सफिशिएंट नहीं है, इंटेंशन है और वो इरादा आपका कैसा हो गया, एग्जिस्टेंस में आ गया, किसी को नुकसान हो गया, तब इसे मान रहे हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड। अभी एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड ना, इसके पॉइंट्स हैं कई सारे, ये भी मैंने अभी भाई क्लास में डिस्कस किया, लेकिन चलो फटाफट सुनो आओ। कहता है फॉल्स एंड विलफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ असर्शन। समझ रहा है, फॉल्स और विलफुल रिप्रेजेंटेशन, दो बातें अगेन यहाँ पे आएंगी इंपॉर्टेंट जो है। देखो, टू कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रॉड देयर मस्ट बी सम रिप्रेजेंटेशन assertion which is untrue. Representation मतलब something should be in existence. In the absence of representation assertion except in the following two cases there can be a fraud. कहता है where silence itself amount to a fraud and where the active concealment of fact. Active concealment of fact. अब इस सब में ना देखो ध्यान सुनना, साथ साथ एग्जाम्पल दे के समझा रखा है, ठीक है। मेरा मेन इंटेंशन है आपको यहां लाने का। कॉर्पोरेट फ्रॉड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दो, ठीक है। ये वाला इस सेशन के अंदर मैं नहीं बोल रहा हूं, सारा का सारा डिस्कस किया विद एग्जांपल्स दे रखा है यहाँ पे। मैं मेनली आपको लेके आ रहा हूं जहां मेरा मेन पर्पस है आपको आज का टॉपिक पे समझाने का, ठीक है। उस पर हम बात करने वाले हैं खास तौर से इस पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूं। ये वाला आप लोग रीड करेंगे एक बार, ठीक है। ये जो क्लास पहले बता रहा हूं पहले ये देख लेना, उसके बाद इस क्लास को देखना और ज्यादा इजी हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट फटाफट से, ठीक है। मैं लेके आ रहा हूं आपको इस पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ सकते हैं आपसे कॉर्पोरेट फ्रॉड्स के बारे में। और मैं बताऊं आपको जनरली इसका क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए, नोट कर लेना, किसी को लग रहा हो पेज नंबर 60 पर है, नोट कर लो फटाफट से। Corporate fraud can be extremely difficult to contain and is essentially impossible to stop if senior management is willing to engage in it. In the light of this statement, discuss the different type of corporate frauds or give the examples of. In the light of this statement, explain or give the example of any 5 or 6 or 7 corporate frauds. Name of 7 corporate frauds. All right. So ये question definitely बन सकता है, बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं फटाफट से कॉर्पोरेट में होने वाले कौन कौन से फ्रॉड हो सकते हैं। क्या देयर आर नंबर ऑफ वेज इन विच कॉर्पोरेशंस कैन कमिट अ फ्रॉड। कॉर्पोरेट फ्रॉड्स कैन एनकम्पास द लॉस ऑफ एसेट्स बाय कॉर्पोरेशन, एक्ट परपेट्रेटेड बाय द कॉर्पोरेशन टू टेक अ फ्रॉड फ्रॉम अदर। हियर आर सेवरल एग्जांपल्स। जैसे कहता है पर्सनल परचेज। पर्सनल परचेज का मतलब समझना ध्यान से, कंपनी का फंड इस्तेमाल करके भाई अपने बेनिफिट से ले रहा है। और ये कौन, जैसे समझो कई जगह देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिएगा मिस्टर ए कंपनी के परचेज डिपार्टमेंट के, किसके, परचेज डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। अब इनकी खुद के पास में कंपनी की तरफ से इन्हें मान लीजिएगा 5 लाख रुपीस तक की परचेज इनकी परमिशन में है, ठीक है जी। और जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो यूजुअली उसमें क्या होता है कि कई बार देखने को मिलता है कि ये क्या करते हैं, पर्सनल परचेज मतलब जो चीज़ें खुद के इस्तेमाल के लिए हैं। तो अभी इनवॉइस या फिर जो इन्हें है ना यहाँ जो पर्टिकुलर परमिशन लेनी है, ठीक है, दिखा तो देखे रिकॉर्ड में दिखा दिएगा क्या कि पर्टिकुलर आइटम नंबर ए परचेज किया गया, ठीक है। किसके लिए किया गया, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज का कंपनी के लिए, बट उसको खुद की बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जनरली कौन लोग होता है, जो कंपनी का सीनियर पोस्ट मतलब इस तरह की पोजीशन पे होते हैं जिनके पास अथॉरिटीज होती हैं। पर्सनल परचेज, एन एम्प्लॉय कैन डाइवर्ट फंड्स टू बाय गुड्स और सर्विसेज ऑन हिज ओन बिहाफ, and this is usually done by approving his own expenses report or suppliers invoices. The person must hold a sufficiently senior position to be able to browbeat other employees. Browbeat समझते हैं, browbeat का मतलब होता है threaten, धमकी देना, धमकी, क्योंकि सीनियर लेवल पर है उससे, इसलिए भाई जो उसके जूनियर्स हैं उनको कुछ वो कह नहीं सकता। Other employees into participating in this diversion of assets, और फिर उससे क्या कहता है कि तुम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करो। ये रियलिटी है कई जगह की, ठीक है।
मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का, बट मैंने अपने प्रैक्टिस टाइम में कई बार ऑब्जर्व किया है इन चीज़ों को, है ना, मैंने देखा है, और खास तौर से यही देखा है जो मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा था आपको, मैं रियल एग्जांपल दे रहा था कि परचेसिंग पावर तो एचओडी दे रही है 5 लाख रुपीस, ठीक है, वो परचेज भी करता है, बट अगर जाके आप कंपनी का इन्वेंटरी चेक करो ना और आप चेक देखोगे, है ना, तो आपको वहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब बट सर आपको डिफरेंट देखने को मिल जाता है, मैनेजमेंट को देखने को नहीं मिलता भाई, ऐसा है, समझिएगा। मैंने अभी क्या कहा, जो ये एचओडी है, ठीक है, इसका पावर में 5 लाख का है और कंपनी का साइज है बड़ा, तो ऐसी परचेजेस बहुत हैं, ऐसे बहुत आइटम्स हैं, तो आप अभी क्या कर रहे हो, पर्सनल परचेज करने में अपना खुद का बेनिफिट कर रहे हो, और आपके अंडर में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनको तो पता ही है, उनको सबको आपने अपने कंट्रोल में लिखा है बिकॉज ऑफ ब्रो बीट्स, मतलब फिक्स करके। तो पहला आया पर्सनल परचेज, सेकंड है घोस्ट एम्प्लॉयज। घोस्ट एम्प्लॉयज का मतलब भूत प्रेत है जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या होता है, एक एग्जांपल समझना इस बात को, घोस्ट एम्प्लॉयज का मीनिंग। घोस्ट एम्प्लॉयज केस में क्या होता है, ध्यान सुनते जाओ। यूजली ना देखा जाता है, जैसे मान लीजिएगा कोई एम्प्लॉय मिस्टर ए, अब इनका हो गया भाई साहब का डेथ, ठीक है जी, डेथ हो गया तो ये हरिद्वार चले गए, लेकिन मिस्टर ए के ना अभी भी रिकॉर्ड्स कंपनी में अवेलेबल हैं। और क्या किया जाता है ऐसे केसेस में, कंपनी क्या कर रही है, मिस्टर ए के नाम से अभी भी सैलरी बना रही है, ठीक है, सैलरी बना रही है, और जो सीनियर कुछ लेवल के जो लोग होते हैं वो इनकी सैलरी को अपने पॉकेट में एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ जगह ये देखा गया है जहां पर व्हाट रिकॉर्ड्स तो सैलरी का मेंटेन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज, ठीक है, और सैलरी इन हैंड जो जा रही है बेचारे के 8,000 रुपीज, 2,000 रुपीज जा रही है किसी सीनियर के अंडर में। ये रियल एग्जांपल्स है भाई, उनको कह रहा हूं, जो बच्चा लोग सोच रहा हो कि ऐसा कहां होता होगा, फील्ड में आएंगे पता और लग जाएगा, या अपने कुछ सीनियर्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो जिस तरह के प्रोफेशन में उनसे आप पूछें तो बताएंगे वो। तो मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए अलग से रखे थे, जैसे समर एम्प्लॉयज होते हैं उनका रिकॉर्ड इनके पास आ जाता है, टेम्परेरी एम्प्लॉयज होते हैं उनका रिकॉर्ड इनके पास आता है, या चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉयज होते हैं उनका रिकॉर्ड इनके पास आ जाता है, और उनके रिकॉर्ड के नाम पर ये एंट्री तो दिखाते रहते हैं कि ये लोग कैसे हैं पेरोल पर। पेरोल मतलब समझते हैं ना कि कंपनी ने इनको अपॉइंट किया हुआ है, बट जबकि ये एग्जैक्टली है नहीं। या मिस्टर ए को सैलरी दे रहे हैं 10,000 रुपया, 2,000 रुपया अपना काट लिया, हाँ, तो या तो ऐसे फेक एम्प्लॉयज क्रिएट कर दिए जाते हैं, उसे बोलते हैं घोस्ट एम्प्लॉयज। देखो, पेरोल स्टाफ कैन क्रिएट अ फेक एम्प्लॉयज एंड देन पे द घोस्ट एम्प्लॉयज डायरेक्टिंग द फंड्स इनटू देयर ओन बैंक अकाउंट। Weak control over the payment of employees make that this type of fraud or more likely। याद रहेगा। तो पहला हमने देखा पर्सनल परचेज, दूसरा क्या है घोस्ट एम्प्लॉयज, तीसरा है स्कीमिंग। स्कीमिंग में क्या है, कंपनी का फंड्स, कंपनी के फंड जो है वो जब भी याद रखेगा कभी भी जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं उन्हीं को ही मैनिपुलेट कर देना। जैसे फंड्स आर इंटरसेप्टेड बिफोर दे कैन बी रिकॉर्डेड इन कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आप समझ रहे हैं ना, 5 लाख रुपए का मान लीजिएगा पेमेंट रिसीव किया, अब चेक में आया तो चलो रिकॉर्ड होता जा रहा है, लेकिन अगर जो कैश में पेमेंट रिसीव कर रही कंपनी तो उसमें क्या करता है, आगे पीछे डेट कर लिया जाता है और अपने बेनिफिट इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे 5 लाख रुपए कैश आया पेमेंट, ठीक है, चलिए देखते आगे, है ना। सो एक तो हमने सीखा पर्सनल परचेज, घोस्ट एम्प्लॉय, स्कीमिंग आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। फर्दर आता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस एक कॉमन प्रैक्टिस इन कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। जैसे कह रहा है यहाँ पे, alter is tax return to reveal less taxable corporate income than is really the cases। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर लोग शेल कंपनी बनाकर टैक्स इवेजन प्रैक्टिस करते हैं। इट्स अमाउंट्स टू अ कॉर्पोरेट फ्रॉड। सो हमने अभी 4 चीजें देखी यहाँ पे। पर्सनल परचेज हो गया, पर्सनल परचेज आई होप क्लियर होगा आपको। सेकंड देखा हमने घोस्ट एम्प्लॉयज, जहां पे फेक एम्प्लॉयज ऑन पे रोल कंपनी शो करती है, ऑलराइट, उसके थ्रू कॉर्पोरेट फ्रॉड कंडक्ट करता है। थर्ड आगे हमारा स्कीमिंग। स्कीमिंग के अंदर क्या है कि कंपनी जो भी यहाँ पर जो भी कंपनी को फंड्स रिसीव हो रहे हैं उसी फंड्स को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, मतलब पहले उसे कहीं ना कहीं अपने इस्तेमाल कर लिया जाता है, फिर बाद में उसको रिकॉर्ड में दिखाया जाता है। एंड फोर्थ वन इज जो हमने सीखा भी, टैक्स इवेजन। नेक्स्ट आता है एसेट थेफ्ट। ये कॉमन प्रैक्टिस है, कई बार देखने को मिलती है कि कंपनीज के अंदर जनरली जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं वो कंपनी की एसेट्स को ही खुद के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे एक तो होता है इस्तेमाल करना, तो उसे बोलेंगे अनऑथराइज्ड यूज ऑफ एसेट्स। एक होता है कंपनी की एसेट्स को ही अपने काम के लिए चुरा लेना, कहता है स्टील। कंपनी स्टील फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन बाय मेकिंग ऑफ विद एसेट्स, जैसे लाइक कैश है, फिक्स्ड एसेट्स हैं,
ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज अनऑथराइज्ड यूज। अनऑथराइज्ड इज अ कॉमन प्रैक्टिस जो अक्सर हर जगह मिल जाती है कि कंपनी की कार है, कंपनी की बिल्डिंग्स हैं, कंपनी ने अपने गेस्ट के लिए कुछ गेस्ट हाउस बनाए, बट अल्टीमेटली देखा जाता है कि कंपनी के एम्प्लॉयज उसे अपने ही पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अनऑथराइज्ड यूज कंपनी एसेट्स इन द ऑथराइज्ड मैनर, लाइक ड्राइविंग अ कार, कंपनी कार फॉर अ पर्सनल यूज, और यूजिंग अ कंपनी condominium for personal use. All right, and the last one is very very common, financial statement falsification. Falsified financial statements to reveal the exact excellent financial results. क्यों दिखाए जाते हैं excellent financial results? ताकि इन्वेस्टर्स को लगे कि कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है और उसके अकॉर्डिंग लोग इसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, दूसरा बैंक से लोन लेना है, बैंक से लोन लेने के लिए भी क्या करते हैं आप लोग, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छा दिखाते हैं। These documents can then be used as basis for obtaining bank loans or selling stock investors. Such falsification can be conducted entirely within the accounting department and be enforced upon it by management. Let's take an example of it. Extending the depreciation period to delay the depreciation recognition. इससे क्या होगा, अगर depreciation चार्ज होता रहेगा तो आप जानते ही हैं कि assets का value gradually down होगा, लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन को एक्सटेंड करते रहेंगे ड्यूरेशन को, तो क्या होगा, आपकी बैलेंस शीट में अकॉर्डिंग आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या दिखेगी, हाई, बट रियल में क्या है वो कम हो रही है। सेम शिफ्टिंग डेट टू स्पेशल पर्पस व्हीकल, ताकि आप अपनी बैलेंस शीट को बेटर बना सकें। आप एसपीवी क्रिएट करेंगे और वो डेट्स जो हैं वो किसको ट्रांसफर कर देंगे, एसपीवी को, ताकि आपकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग रहे। एक्सेलरेट द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यूज एंड डिले और रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस, या कैपिटलाइज द एक्सपेंसेस, काउंटिंग नॉन एक्सटेंट इन्वेंट्री विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ताकि आप पे क्या भाई देखो समझो, काउंटिंग नॉन एक्सटेंट इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री ज्यादा दिखा दिया, सेल कम दिखा दिया, बस समझना, इन्वेंट्री जबकि है नहीं बिजनेस में, लेकिन इन्वेंट्री रिकॉर्ड दिखा रखा है क्या ज्यादा, तो आप जब प्रेजेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल्स, अपना ट्रेडिंग अकाउंट दिखाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि सर हमारा सेल ही कितना सा हुआ है। सो दीज आर सम प्रैक्टिसेस फॉर फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉल्सिफिकेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है और कॉमन टॉपिक्स हैं, बहुत बार डिस्कस किए गए, इसलिए यहाँ पर स्पीड से कर रहा हूँ। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू नॉट मिस इट। ऑलराइट, नाउ इन सच केसेस अगर ऐसा होता है कि अगर सीनियर मैनेजमेंट खुद ही फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो ऐसा क्या किया जाए? इन सच केसेस इवन द मोस्ट रॉबस्ट कंट्रोल सिस्टम कैन बी ब्रीच्ड। दिस कंटेम्पलेट्स सिग्निफिकेंस फॉरेंसिक ऑडिट। इसके लिए क्या करना होगा? फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए। चेक एंड विजिल मैकेनिज्म कुड बी एस्टैब्लिशिंग फॉर फाइंडिंग आउट the probability of fraud as well as the real culprit behind the corporate frauds. अब ध्यान समझना, देखो ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है फर्स्ट, अगर उसे पूछता है आपसे, देन अगेन आपको याद रखिएगा एग्जांपल जो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, चाहे वो पर्सनल परचेज हो, स्कीमिंग हो, घूस एम्प्लॉइज हो, टैक्स एवेशन हो, एसेट्स थेफ्ट हो, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ एसेट्स हो, या इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉल्सिफिकेशन हो। आई होप याद हो गए होंगे आपको। साथ के साथ आपको लास्ट में जजमेंट करते हुए आंसर देना है कि इस तरह के फ्रॉड्स को रोकने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट विजिल मैकेनिज्म प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश होना चाहिए कंपनी में, ताकि कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को कंट्रोल किया सके। ऑलराइट, नाउ फर्दर, if act of causing financial loss to the business or manipulating the stock market is attempt with a clear intention of deceit, this amounts to a financial fraud. This one is also important. Always remember two things in your mind. First, there could be there may be a civil wrong or a criminal wrong. सिविल रॉन्ग में आप कॉम्पनसेशन डिमांड करता है, और जब बोलते हैं यहाँ पे सिविल क्रिमिनल रॉन्ग का मतलब है जब सोसाइटी इंपैक्ट हो रही है। ऑलराइट, फर्दर एक और इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, फ्रॉड कैन ऑल्सो भी सिविल रॉन्ग, जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे, या फिर हो सकता है क्रिमिनल रॉन्ग। इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा। एक और है यहाँ पर देखो, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसे भी हम फ्रॉड की तरह मानेंगे। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग फ्रॉड मे बी सम मॉनेटरी गेन और अदर बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट्स कैसे हो सकते हैं? ऑब्टेनिंग अ पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ड्राइवर लाइसेंस, qualifying for the mortgage by way of false statements. These are some of the other examples of fraud. सिर्फ यही नहीं कि मॉनेटरी फ्रॉड ही होगा, अदर बेनिफिट्स के लिए भी फ्रॉड किया सकता है, जैसे पासपोर्ट के लिए फ्रॉड किया हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फ्रॉड किया हुआ है, या फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं फॉर मॉर्गेज पर्पस। ऑलराइट, नाउ अब अगर हम बात करें सेबी के पर्सपेक्टिव से, सेबी जो स्पेसिफिकली एक रेगुलेशन बनाया गया, क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ, मेरे साथ बोलिएगा, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट। प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003। अगेन वही सेम डेफिनेशन है, तुम थोड़ा सा कॉन्शियस होकर पढ़ना तो तुम्हें समझ दिखेगा, ये चैप्टर बहुत ईजी है। अगेन आई एम टेलिंग यू, बार बार बता दिया है कि भाई अगर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर नंबर 20 सिक्योरिटी ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट ड्यू डिलिजेंस का मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया ऑलरेडी आई बटन में, आप वहां से इसको पहले देख लें ताकि आपके लिए और इजी हो जाए। ठीक है,
अब जहां से जैसे सेबी ने डेफिनेशन दिया है, सेबी की डेफिनेशन में ऑलमोस्ट यही बात कही है, देखो वेदर और नॉट देयर इज एनी रॉन्गफुल गेन और अवॉइडेंस ऑफ एनी लॉस बट इंक्लूड्स, ये सब अगर बातें हो रही हैं, अगेन नोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ, सजेशन ऑफ फैक्ट्स, एक्टिव कंसीलमेंट, प्रॉमिस विद इंटेंशन। अब सर ये कहाँ मिलेगा? ये सारा का सारा ऊपर यहाँ डिस्कस किया हुआ है, उससे पहले वाले सेशन जो बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 20 वहां डिस्कस किया हुआ है। नाउ फर्दर दीज आर सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कि इन्हें हम लोग फ्रॉड नहीं मान रहे। सपोज अगर कोई केस लॉ आ जाता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, जैसे द प्रोविजन टू द अबव क्लॉज प्रोवाइड्स दैट नथिंग कंटेन इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू एनी जनरल कमेंट्स मेड इन अ गुड फेथ रिगार्ड टू। जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, आपने एक गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर अपने कोई व्यू दिया है, ठीक है। अब आपने जो व्यू दिया है, अपना ओपिनियन जो दिया है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, आपने व्यू दिया है, ठीक है, इन अ गुड फेथ, उसे हम लोग फ्रॉड नहीं मानेंगे। ये इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, अगर आप कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के सर्विसेज के प्राइसेस गिर जाएंगे या बहुत हाई हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग किसी ने इन्वेस्ट कर दिया किसी कमोडिटी में, उसे भी ट्रीट नहीं करेंगे। ट्रेड इन द सिक्योरिटीज मार्केट, अदर मैटर्स लाइक दिस नेचर, वेदर कमेंट्स आर मेड इन अ पब्लिक और प्राइवेट। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज इंपॉर्टेंट, डू नॉट मिस इट अगेन। कई बार एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछते हैं। Now, if we talk about the fraud under Companies Act, again section 447 अब तक के सेशन में सबसे ज्यादा बार डिस्कस किया है मैंने, जो इन सेशन चल रहे हैं हमारे लगातार। सो एक बार इसी का डेफिनेशन मैंने पोस्टमार्टम करके आपको प्रोवाइड किया हुआ है ऑलरेडी आपके चैप्टर नंबर 20 के अंदर, उसे मिस ना करें। कोई भी क्वेरी फिर भी रहता है ना तो जरूर अटेंड कीजिएगा, पूछिएगा मेरे को। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लगातार टेस्ट हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। नए स्टूडेंट्स को मैं फिर अवेयर कर दूं, आप लोग कोई टेस्ट मिस मत कीजिएगा क्योंकि टेस्ट ही आपके रिजल्ट को डिसाइड करेगा। सो डू नॉट मिस एनी सिंगल टेस्ट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिएगा और टेस्ट, आज का टेस्ट मिस मत कीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर शीट्स। गुड बाय, टेक केयर।